सीताराम, सभी को स्वागत है आपके चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, पार्ट सेकंड। देखिए, बीटा ब्लॉकर्स का पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था, जिसके अंदर बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या उनका इंट्रोडक्शन, और बीटा रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, क्या उनका मैकेनिज्म होता है, तो वो सब अपन ने कंप्लीट जो है पार्ट 1 के अंदर पढ़ लिया था। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको बीटा 1 जो है, बीटा रिसेप्टर्स के बारे में जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, कितने टाइप्स के बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो सब वाली क्लास आपको लेनी पड़ेगी, जिससे आपको ईजी रहेगा आगे के लेक्चर को समझना। तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिए। अब बात करते हैं अपने पार्ट सेकंड के बारे में। तो पार्ट जो सेकंड है अपना, ठीक है, कौन सा, बीटा ब्लॉकर्स, तो ये अपना है पार्ट सेकंड। तो इस पार्ट सेकंड के अंदर आपको जो है बीटा ब्लॉकर्स का इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने समझा दिया था। अब यहाँ पे अपन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि बीटा ब्लॉकर्स का क्या क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, उसके अलावा इसका क्या मैकेनिज्म होता है, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्सटेंट होता है, तो वो सब कंप्लीट जो टॉपिक है, कंप्लीट जो है बीटा ब्लॉकर्स अपन आज कवर करेंगे, ठीक है। इसकी 2 सीरीज और बनेगी जिसमें डिटेल में अपन बीटा ब्लॉकर्स को कवर करने वाले हैं। तो अच्छे से आपको पूरे लेक्चर को देखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका बीटा ब्लॉकर्स, कैसे ये वर्क करता है, क्या मैकेनिज्म होता है, तो वो सब आप आज अपन कवर करने वाले हैं। तो बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो उससे पहले एक बार बीटा ब्लॉकर्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है, कैटेकोलामाइंस के एक्शन को ब्लॉक करती है। कैटेकोलामाइंस क्या होते हैं? जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जैसे कि एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन जो होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? आपके बीटा रिसेप्टर्स पे आके चिपकते हैं और आपके बीटा रिसेप्टर्स जो है वो अपना वर्क करते हैं। जैसे हार्ट के ऊपर बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, तो जैसे ही कैटेकोलामाइंस आगे इन पे चिपकेगा तो आपके जो बीटा रिसेप्टर्स है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लीजिए, ये आपका हार्ट है, इस पे आपके बीटा रिसेप्टर्स है, और यहां से कैटेकोलामाइंस जो है वो आएंगे। कैटेकोलामाइंस आके जैसे इन पे चिपकेंगे, इन पे ये क्या है? आपके रिसेप्टर्स, क्या है ये? रिसेप्टर्स, ठीक है, जो रिसेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? रिसेप्टर्स। तो इन पे जैसे आगे चिपकेंगे तो क्या होगा? आपके जैसे आपकी हार्ट रेट जो है वो बढ़ने लग जाएगी। क्या होगा? आपकी हार्ट रेट बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या बढ़ जाएगा? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या बढ़ जाएगा? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो मतलब ये जो कैटेकोलामाइंस है, ये किस पे आके चिपक रहे हैं? आपके बीटा रिसेप्टर्स पे आके चिपक रहे हैं, जिस वजह से इनका जो एक्शन है वो शो हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर इस चीज को ब्लॉक करना है, मतलब आपको समझना है एक चीज, बेसिक तरीके से आप समझिए कि कोई कैटेकोलामाइंस है, वो आपके हार्ट के रिसेप्टर्स जो है, भाई हार्ट पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, एक तरह से लॉक एंड जो की वाला जो फेनोमेना होता है उस तरीके से, भाई कोई लॉक है, उस लॉक के अंदर कोई की जो है जैसे अपन डालेंगे तो वो लॉक खुल जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज ऐसे है कि जो कैटेकोलामाइंस है वो जैसे ही आके इन रिसेप्टर्स पे चिपकेंगे, तो आपके रिसेप्टर्स पे जैसे आगे चिपकेंगे, लगेंगे, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, बीपी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो अपन को इसको कम करना है, मतलब किसी पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ी हुई है तो उसको कम करने के लिए अपन क्या देंगे? ऐसी ड्रग्स देंगे जो क्या करे? इन कैटेकोलामाइंस का जो एक्शन है वो कम कर दे। अब कैटेकोलामाइंस का एक्शन कैसे कम? अगर मैं यहाँ पे इनको ब्लॉक कर दूं, भाई जैसे कोई ये लॉक है, ये कोई लॉक है, इसमें यहाँ पे ये जगह है जहां पे चाबी डलती है, और ये आपकी चाबी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैटेकोलामाइन, और ये आपका हो गया रिसेप्टर, ये है रिसेप्टर, ये कैटेकोलामाइन, ठीक है, और ये आपका हार्ट मान के चलो। तो जैसे ये की इस पे आएगी तो ये लॉक खुल जाएगा, और मतलब कि आपकी हार्ट रेट जो है बढ़ जाएगी, बीपी जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब क्यों होता है? बीपी क्यों बढ़ता है, हार्ट रेट क्यों बढ़ती है, ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें और भी अच्छे से मैंने बताया ये सारी चीजें, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ एक शॉर्ट में। तो मतलब ये जो की है ये क्या होगी? जैसे इस पे लगेगी आपके लॉक पे, ठीक है, रिसेप्टर पे लगेगी, तो रिसेप्टर पे जैसे लगेगी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये मैकेनिज्म हो रहा है। तो अपन को क्या करना है? बीटा ब्लॉकर्स क्या करती है? ये जो रिसेप्टर है इसको ही ब्लॉक कर देगी, भाई जो चाबी का जो स्पेस, जो लॉक का जो स्पेस रहता है उसका ब्लॉक कर देगी। वो जैसे ही ब्लॉक हो तो अब ये जो कैटेकोलामाइन है या चाबी जो है ये यहाँ आके चिपकेगी नहीं चिपकेगी तो लॉक खुलेगा ही नहीं। मतलब हार्ट रेट जहां पे बढ़ रही थी वो हार्ट रेट अब नॉर्मल होने लग जाएगी, हार्ट रेट कम होने लग जाएगी, बीपी भी कम होने लग जाएगा। तो कहने का मतलब बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? बीटा ब्लॉकर्स बीटा एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको ब्लॉक करते हैं। ये क्या है? आपके रिसेप्टर, तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जिसके कारण जो कैटेकोलामाइंस है उनका एक्शन नहीं हो पाता। कैटेकोलामाइंस का एक्शन नहीं हो पाता, जिस कारण से पेशेंट की हार्ट रेट कम होने लग जाती है, बीपी कम होने लग जाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, कंडक्शन कम होता है। तो ये सारी चीजें होती है, वो अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो देखिए क्लासिफिकेशन इसका इंपॉर्टेंट है आपको। ये जो क्लासिफिकेशन है ये मैंने बुक से लिया है, जो बुक का नाम है पद्मजा उदय कुमार के रेफरेंस से ये लिया गया कंटेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो देखिए क्लासिफिकेशन की बात करें तो अपन टोटल मैंने इसको 5
अलग अलग क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। जो मेन है आपके, जो इंपॉर्टेंट सारे आपको लिखने पड़ेंगे, क्लासिफिकेशन आपको पूरा लिखना पड़ेगा, पर यहाँ पे जो मेन है वो कौन से होते हैं आपके, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। देखिए सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या है और वो आपको समझना है किस प्रकार से होता है। देखिए पहले बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। तो आपको पता है, आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि बीटा रिसेप्टर्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? 3 टाइप के आपके बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, ठीक है। बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। बीटा 1 कहाँ होते हैं आपके, हार्ट पे और किडनी पे, हार्ट पे और किडनी पे। बीटा 2 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं आपके, बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं आपके लंग्स में, ठीक है, ब्रोंकियोल्स के अंदर, लंग्स के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहाँ होते हैं आपके, लीवर के अंदर होते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं, लीवर के अंदर होते हैं। उसके अलावा और आपकी जगह वेसल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और बीटा 3 जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ होते हैं आपके, एडिपोज टिश्यू पे प्रेजेंट होते हैं, यूट्रस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेजेंट होते हैं। तो कहने का मतलब आपके 3 टाइप के रिसेप्टर्स, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। अब यहाँ पे बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब है जो, कार्डियो सेलेक्टिव का मतलब जो सिर्फ हार्ट पे ही काम करे, कहने मतलब जो आपके सिर्फ किस पे, बीटा 1 पे ही काम करे, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, कार्डियो सेलेक्टिव, ठीक है। ऐसी ड्रग्स, ऐसे बीटा ब्लॉकर्स जो आपके सेलेक्टिव किस पे काम करे, हार्ट पे कर रहे हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। क्या बोलते हैं, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जो सिर्फ आपके किस पे काम करे, हार्ट पे और किडनी पे। हार्ट पे किडनी का मतलब कौन से वाले बीटा पे काम करेंगे, बीटा 1 पे। तो बीटा 1 पे काम करेंगे, इसका मतलब ये क्या कहलाए, कार्डियो सेलेक्टिव, सिर्फ हार्ट पे ही काम करते हैं। यानी मतलब अगर कोई पेशेंट को मैं कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग दे दूं, भाई बीटा ब्लॉकर्स है, सारे बीटा ब्लॉकर्स हैं, पर इनमें से जैसे मान के चलो मैंने ले ली मेटोप्रोलोल। अब ये मेटोप्रोलोल किसी पेशेंट को मैंने ड्रग दे दी, तो मेटोप्रोलोल जैसे आप किसी पेशेंट को दोगे तो वो इन तीनों पे काम नहीं करेगी, भाई तीनों बीटा ब्लॉकर्स ही है, पर ये तीनों पे काम नहीं करेगी। वो सिर्फ किस पे काम करेगी, आपके सिर्फ बीटा 1 पे काम करेगी, मतलब आपके सिर्फ हार्ट पे एक्शन शो करेगी और किडनी पे एक्शन शो करेगी, उसके अलावा वो किसी पे भी नहीं करेगी, इन पे वो इफेक्ट नहीं डालेगी। अगर मैं बात करूं बीटा 2 की, ठीक है, या बीटा 3 की, तो देखिए जो ऐसी ड्रग्स जो आपके तीनों पे काम करे, जो आपके तीनों पे काम करे, जैसे कि बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, उनको अपन क्या कहेंगे, नॉन सेलेक्टिव। मतलब वो किसी पे एक पर्टिकुलर पे काम नहीं करते, वो तीनों पे काम करते हैं, बीटा 1 पे भी करते हैं, बीटा 2 पे भी करते हैं और बीटा 3 पे भी करते हैं। मतलब उनको अपन क्या कहेंगे, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जो पर्टिकुलरली एक फिक्स्ड बीटा जो है उस पे काम नहीं करते। यहाँ पे अगर वो तीनों पे काम करेंगे, तो अब एग्जाम्पल लीजिए कैसे, जैसे कि मान के चलिए कोई ड्रग मैं देता हूँ आपकी, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, प्रोपेनोलॉल, ठीक है। मैंने किसी पेशेंट को दी प्रोपेनोलॉल, ठीक है, प्रोपेनोलॉल, और एक मैंने किसी पेशेंट को दी मेटोप्रोलोल, ठीक है, एक दिया मैंने मेटोप्रोलोल। तो अगर उस पेशेंट के, भाई मैंने दोनों ड्रग दी, 2 अलग अलग पेशेंट है, दोनों की सेम डिजीज है, और मैंने उस पेशेंट को जो है मेटोप्रोलोल और प्रोपेनोलॉल दी। तो मेटोप्रोलोल प्रोपेनोलॉल देंगे तो क्या होगा वो आपको समझना है। भाई प्रोपेनोलॉल जैसे देंगे तो ये क्या है, बीटा ब्लॉकर। पहले सबसे पहले काम बीटा 1 पे क्या काम करेगी, आपकी हार्ट रेट को कम करेगी, तो मैंने लिख दिया भाई हार्ट रेट को क्या करती है, कम करेगी, और बीपी को क्या करेगी, कम करेगी, ठीक है। मेटोप्रोलोल क्या होती है, कार्डियो सेलेक्टिव, जो सिर्फ किस पे काम करती है, बीटा 1 पे, तो ये भी क्या करेगी, आपकी हार्ट रेट को कम करेगी और बीपी को भी कम करेगी। 2 चीज हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो बीटा 1 की, अब बीटा 2 पे बात करते हैं। तो लंग्स के अंदर जो है, लंग्स के अंदर आपको पता है कि ये क्या कराते हैं, ब्रोंको डायलेशन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, भाई बीटा 2 पे भी काम करेगी, तो लंग्स के अंदर आपको पता है बीटा जो कैटेकोलामाइंस है वो बीटा 2 पे काम करते हैं और क्या कराते हैं, वो लंग्स को डायलेट कराते हैं, डायलेशन कराते हैं, मतलब रिलैक्स कराते हैं। तो डायलेट हो रहा है किस वजह से, आपके रिलैक्स, उसके कैटेकोलामाइंस की वजह से, कैटेकोलामाइंस एक्शन कर रहे हैं जिस वजह से लंग्स क्या हो रहे हैं, डायलेट हो रहे हैं। पर कैटेकोलामाइंस को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं, तो लंग्स क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ेंगे, और लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, सिकुड़ेंगे, तो यहाँ पे अपन को लिखना है कि ये क्या कराते हैं, आपके ब्रोंक्यूल्स को क्या कराते हैं, ब्रोंकियल्स को क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट कराएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ाएंगे। अब अगर कोई पेशेंट अस्थमा वाला है या किसी पेशेंट के लंग्स की कोई डिजीज है जैसे सीओपीडी वगैरह है, तो उसके लंग्स को डायलेट होना है, वहां पे कॉन्स्ट्रिक्ट अगर वो हो जाते हैं तो उनके अस्थमेटिक अटैक आ सकता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। तो यहाँ पे उन पेशेंट को, जो लंग्स के जो पेशेंट होते हैं, उनको अपन क्या नहीं दे सकते, प्रोपेनोलॉल, उनको अपन नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते, अपन उनको क्या देंगे, कार्डियो सेलेक्टिव देंगे। क्यों, क्योंकि अपन को सिर्फ हार्ट पे काम कराना है। अगर आप समझिए
भाई किसी पेशेंट के अगर सिर्फ आपको हार्ट पे काम कराना है, सिर्फ हार्ट का फंक्शन चाहिए, सिर्फ हार्ट के इफेक्ट चाहिए, तो अपन क्या देंगे उसको कार्डियो सेलेक्टिव। अगर अपन को हार्ट के फंक्शन के साथ और भी चीजें चाहिए तो अपन क्या देंगे प्रोपेनोलोल। मतलब अगर कोई पेशेंट अस्थमा वाला है तो अस्थमा वाले पेशेंट को अपन प्रोपेनोलोल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? भाई हार्ट रेट को तो कम कर देगा, ठीक है, उसके बीपी को भी कम कर देगा, पर उसके ब्रोंकियल्स को क्या करा देगा, सिकुड़ा देगा। यहाँ पे मेटाप्रोलोल क्या होता है, सिर्फ बीटा 1 पे काम करते तो इसका एक्शन करेंगे, बाकी इन दोनों पे काम नहीं करते, तो यहाँ पे वो कोई भी एक्शन शो नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब मेटाप्रोलोल जो होगी वो अपन सिर्फ हार्ट के जो पेशेंट हो गए जिनके लंग्स की कोई दिक्कत नहीं है उनको अपन इजीली दे सकते हैं, या लंग्स की कोई दिक्कत है तो उसको अपन क्या दे सकते हैं, मेटाप्रोलोल। मतलब जिनके लंग्स की दिक्कत है उनको अपन क्या दे सकते हैं, मेटाप्रोलोल दे सकते हैं। भाई कोई पेशेंट है उसके टैकीकार्डिया है या कोई भी प्रकार का अरिथमिया है, ठीक है, जिससे अपन को हार्ट रेट कम करनी है या बीपी वगैरह है, तो अपन उस पेशेंट को क्या देंगे, मेटाप्रोलोल देंगे। और साथ में उसके लंग्स की भी डिजीज है तो मेटाप्रोलोल देंगे। अगर उसके नहीं है, ठीक है, तो अपन उसके क्या प्रेफर कर सकते हैं, प्रोपेनोलोल। मतलब समझिए, आपको चीज समझ में, मतलब कि प्रोपेनोलोल जो होता है वो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 पे काम करेगा। मेटाप्रोलोल सिर्फ किस पे काम करेगा, आपका बीटा 1 पे काम करेगा। तो यही कहलाता है नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव। मतलब सेलेक्टिव जो है वो आपके सिर्फ हार्ट पे काम करेंगे, कार्डियो सेलेक्टिव, और नॉन सेलेक्टिव जो होंगे वो आपके बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 पे काम करेंगे। अब बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 का काम क्या होता है वो मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वो क्लास आप देख लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए इनमें अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो कौन कौन से ड्रग्स है, प्रोपेनोलोल, पेनब्यूटोलॉल, पिंडोलॉल, नाडोलॉल, टिमोलॉल और सोटालॉल, ठीक है। तो ये टोटल 6 ड्रग्स है। अब इनको याद करने का जो है इजी तरीका आप इस तरीके से लिख सकते हैं, भाई पी जो है, पी वो आपके क्या है, 3 है, तो 3 P3 और NTS, P3 NTS। P3 मतलब कि P4 प्रोपेनोलोल, P4 पेनब्यूटोलॉल, P4 पेंडोलॉल, ठीक है। तो 3 बार P हो गए। NTS मतलब नाडोलॉल, टिमोलॉल, सोटालॉल, तो NTS, ठीक है। इस आपको इजी रहेगा याद करना। भाई आप ड्रग का नाम अगर आपको याद है तो क्लासिफिकेशन में आपको इजी रहेगा। भाई नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कौन सी होती है, तो P3 NTS, तो इससे आपको इजीली याद रहेगा। P3 का मतलब प्रोपेनोलोल, पेनब्यूटोलॉल, पिंडोलॉल, ठीक है, और NTS मतलब नाडोलॉल, ठीक है, T मतलब टिमोलॉल, S मतलब सोटालॉल, ठीक है, सोटालॉल सॉरी। तो आपके टोटल कितने, 6 ड्रग्स हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्डियो सेलेक्टिव की। तो कार्डियो सेलेक्टिव में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, बिसोप्रोलोल, ठीक है, इस्मोलॉल, उसके अलावा एटिनोलॉल, एसब्यूटोलॉल और मेटोप्रोलोल, ठीक है। तो टोटल आपकी कितनी ड्रग्स आती है, इसमें 5 ड्रग्स आती है। और भी एक ड्रग्स आती है पर मैंने जो है मेन इंपॉर्टेंट जो है वो अपनी 5 लिखी है, तो वो है इस्मोलॉल है। अब बात करते हैं इसको याद करने का तरीका। तो इसको याद करने का तरीका भी देखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं P3 NTS, और इसको आप लिख सकते हैं बियाम्स। क्या लिखेंगे, BEAAM, बियाम, ठीक है, बियाम। तो बियाम का मतलब B फॉर बिसोप्रोलोल, ठीक है, E फॉर इस्मोलोल, A फॉर एटिनोलोल, A फॉर एसब्यूटोलोल, ठीक है, और M फॉर मेटोप्रोलोल। तो टोटल आपकी 5 ड्रग्स हो गई कौन सी, कार्डियो सेलेक्टिव के बारे में। मतलब आपको जब भी क्लासिफिकेशन लिखना है तो आपको ड्रग्स का नाम लिखना पड़ेगा। तो ड्रग्स का नाम आपको लिखने के लिए आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फार्माकोलॉजी में ट्रिक इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रिक से आप याद करते हो तो आपको ड्रग्स का याद रहेगा। अगर आप नॉर्मली वैसे याद करोगे कि बिसोप्रोलोल, इस्मोलोल, तो वैसे याद नहीं होगा। आप ट्रिक से याद करोगे तो आपको बहुत ईजी होगा याद करने के लिए। तो इस प्रकार से ही आपको याद करना है। भाई जैसे कोई पूछे कि आपको कौन कौन सी नॉन सेलेक्टिव कौन कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है P3 NTS। P3 NTS मतलब 3 बार P और एक बार N, फिर T, फिर S। तो इसे आपको इजी तरीके से याद आ जाएगी कौन कौन सी ड्रग्स है। कार्डियो सेलेक्टिव के लिए पूछे तो आप बोल सकते हो बी आर्म्स, मतलब बी आर्म का मतलब B फॉर बिसोप्रोलोल, ठीक है, फिर A फॉर एसब्यूटोलोल, ठीक है, E फॉर इस्मोलोल, E फॉर इस्मोलोल, A फॉर एसब्यूटोलोल, A फॉर एटिनोलोल, M फॉर मेटोप्रोलोल। तो इससे आपको याद रहेगा। लास्ट में OL लग रहा है तो ये क्या इसका सफिक्स है, तो इसे और इजी रहेगा आपको पहचानना कि भाई ये कौन सी ड्रग है। तो ये तरीका होता है आपका किसका, बीटा ब्लॉकर्स को पहचानने का। तो 2 ड्रग्स हो गई, 2 क्लासिफिकेशन हो गए, नॉन सेलेक्टिव और कार्डियो सेलेक्टिव। तो ये आपको समझ में आई, ठीक है। तो अब बात करते हैं पार्शियल एगोनिस्ट, जो थर्ड टाइप होता है। सबसे पहला नॉन सेलेक्टिव, फिर सेकंड कार्डियो सेलेक्टिव, और अब बात करते हैं अपना कौन सा, पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब क्या है, आपको वो चीज समझनी है। देखिए पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब कि कुछ ड्रग्स जो है, जैसे अपन बात करें कार्डियो सेलेक्टिव की, तो ये क्या कर रही है, आपके सीधा हार्ट पे काम कर रही है, ठीक है, सिर्फ आपके बीटा 1 पे काम कर रही है। जो दूसरी ड्रग्स है वो क्या करती है, नॉन सेलेक्टिव, वो क्या होती है आपके बीटा 1 पे, बीटा 2 पे, बीटा 3 पे भी काम करती है। पर यहाँ पे पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग का काम क्या होता है, इनका काम थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों की बजाय। ये क्या करती है, आपके हार्ट रेट को ज्यादा कम भी नहीं करती। मतलब एगोनिस्ट का मतलब होता है, देखो एगोनिस्ट का मतलब होता है उसका फेवर में काम करना। मतलब ये ब्लॉक भी करती है, बीटा 2 को क्या करती है, बीटा रिसेप्टर जो है बीटा को क्या करती है, तो ब्लॉक भी करती है, बीटा रिसेप्टर को क्या करती है, ब्लॉक भी करती है बीटा 1 को, पर उसके फेवर में भी काम करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ब्लॉक कर देगी। उसके अंदर देखो, एक तो होता है ब्लॉक करना और एक होता है उसके फेवर में काम करना, मतलब उसके एगोनिस्ट। जो ब्लॉक करते हैं उसको अपन बोलते हैं एंटागोनिस्ट। क्या बोलते हैं,
एंटागोनिस्ट, और जो उसके फेवर में काम करते हैं उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लॉक करती है, ये हाफ ब्लॉक करती है, मतलब कम ब्लॉक करती है, पूरी बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करती, जिसके कारण क्या होता है, जैसे किसी पेशेंट की हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो अपन उसको कार्डियो सेलेक्टिव देंगे, जैसे किसी पेशेंट की कम हार्ट रेट बढ़ रही पर इतनी नहीं बढ़ रही तो उसको कम इफेक्ट शो करवाना है अपन को, ठीक है। अपन नहीं चाहते कि जैसे अपन बीटा ब्लॉकर देंगे तो हार्ट रेट बिल्कुल स्लो आ जाएगी, तो अपन को इतना स्लो नहीं करवाना, तो अपन क्या करेंगे, उसको पार्शियल एगोनिस्ट देंगे। तो वो क्या करेगी, वो आपके बीटा जो रिसेप्टर्स है, ठीक है, उनको हाफ को ब्लॉक करेगी, आधों को नहीं करेगी, जिसके कारण से कुछ जो है बीटा रिसेप्टर्स वो चालू रहेंगे, जैसे हार्ट रेट ज्यादा कम भी नहीं होगी और ज्यादा जो है बढ़ेगी भी नहीं, मतलब एक एवरेज हार्ट रेट अपन को देखने को मिलेगी। इसलिए क्या होता है, पार्शियल एगोनिस्ट उन पेशेंट को देते हैं जिन लोगों की हार्ट रेट ज्यादा नहीं बढ़ती, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके दोनों काम हो जाते हैं, हार्ट रेट ज्यादा भी नहीं बढ़ रही और हार्ट रेट ज्यादा कम भी नहीं हो रही, तो दोनों एक एवरेज का काम हो जाता है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। मतलब पार्शियल मतलब ये जो है पूरा कंप्लीट ब्लॉक नहीं करती, हाफ टाइप का ब्लॉक करती है, हाफ टाइप के लिए हेल्प करती है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। तो इसमें कौन कौन सी आती है, पिंडोलोल, पेनब्यूटोलोल, ओसिप्रेनोलोल, ठीक है, ये लोल है, ओसिप्रेनोलोल, एंड लास्ट अपनी बोपिंडोलोल, ठीक है। तो अपने टोटल 5 ड्रग्स है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इसको आप कैसे याद करेंगे, PPOB, किस तरीके से करेंगे, PPOB के तरीके से आप याद करेंगे। इसमें आपकी एस ब्यूटोलॉल भी होती है, इसलिए आप इसकी जगह एक एक्स्ट्रा और लिख सकते हैं, इसमें एसी ब्यूटोलॉल, इसमें आपकी एक ड्रग और होती है जिसका नाम क्या होता है, एसी ब्यूटोलॉल, ठीक है। ये आपकी जो एसी ब्यूटोलॉल है ये यहाँ पे भी होती है, क्योंकि ये इसका जो काम है भाई, ये हार्ट पे काम करेगी वो बात ठीक है, पर इसका इफेक्ट जो है भाई, आप सोच रहे होंगे भाई ये ड्रग्स तो जैसे पिंडोलॉल हो गई, ठीक है, पेनब्यूटोलॉल हो गई, तो ये वापस यहाँ कैसे आ रही है। कहने का मतलब ये है कि आपके हार्ट पे जो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 पे काम करे, ठीक है, तीनों पे काम करे, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन सेलेक्टिव। जो सिर्फ आपके हार्ट पे काम करे उसको अपन क्या बोलेंगे, कार्डियो सेलेक्टिव, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती है, जैसे कि मान के चलिए कुछ ड्रग्स ऐसी है जो थोड़ा सा कम एक्शन शो करती है, ठीक है, जिससे हार्ट रेट ज्यादा बड़ी भी नहीं और ज्यादा कम भी ना हो, मतलब एक एवरेज का काम करती है। तो इनमें से भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना कि वो अलग ही हो, इनमें से भी हो सकती है। इसलिए पिंडोलॉल, पेनब्यूटोलॉल, ओसिप्रेनोलॉल और बोपिंडोलॉल, तो ये आपकी टोटल कितनी 4 ड्रग्स होती है, और एक होती है अपनी एस ब्यूटोलॉल। तो ये 5 ड्रग्स होती है, किसके अंदर आती है, पार्शियल एगोनिस्ट के अंदर आती है, ठीक है। ये थोड़ी ज्यादा सेफर ड्रग्स होती है, जिन पेशेंट के ज्यादा हार्ट रेट की दिक्कत नहीं रहती, मतलब नॉर्मल हार्ट रेट अगर बढ़ रही है तो उन पेशेंट को अपन ये दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगली जो प्रॉपर्टी है, ये अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। भाई आपको पता है कि बीटा जो है, बीटा का एक्शन आपको पता लग गया, भाई बीटा पे तो ये काम हो रहा है, ठीक है। बीटा मतलब हार्ट पे काम करना, अपन को नॉर्मली बात कर रहे हैं यहाँ पे हार्ट की, तो बीटा पे काम करिए मतलब कि हार्ट पे काम कर रही है। तो ऐसी ड्रग्स जो बीटा के साथ साथ किस पे काम करे, अल्फा पे भी काम करे, किस पे, अल्फा 1 पे भी काम करे। जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, देखिए 2 तरह के रिसेप्टर्स पाए जाएंगे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा जो होते हैं वो मेनली ब्लड वेसल्स पे पाए जाते हैं, ठीक है, जो अपनी जो ब्लड वेसल्स होती है उन पे पाए जाते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स पे, अब ब्लड वेसल्स पे क्या कराते हैं, ये ब्लड वेसल्स के अंदर रिलैक्सेशन कराती है, क्या कराती है, रिलैक्सेशन। ब्लड वेसल्स जैसे ही रिलैक्स होगी तो आपकी हार्ट रेट जो होगी वो क्या हो जाएगी, सॉरी, जो आपका बीपी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब अल्फा 1 जो होती है वो क्या कराते हैं, आपके बीपी को कम कराने का काम करती है। तो मतलब अगर किसी पेशेंट के हार्ट रेट बढ़ रही है और उसके साथ में उस पेशेंट के बीपी भी बढ़ रहा है, तो अपन उसको कौन से ड्रग्स देंगे, ऐसी ड्रग्स देंगे जो इनके बीटा पे भी काम करे और अल्फा पे भी काम करे, जिससे क्या होगा, हार्ट रेट भी भाई जैसे बीटा पे भी काम करेगी। ये वाली जो ड्रग है, जैसे मान के चलो मैंने कार्बिटोलॉल ले लिया, लेविटोलॉल ले ली, तो लेविटोलॉल जो है, ठीक है, लेविटालोल जो है ये क्या करेगी, आपके लेविटालोल आपके 2 काम करेगी। एक तो आपके बीटा रिसेप्टर्स पे काम करेगी, तो आपके सीधी सीधी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। इससे बीपी भी कम होता है, ऐसी बात नहीं इससे बीपी कम नहीं होता, पर ये अलग मैकेनिज्म से करेगी, वो अलग मैकेनिज्म से करेगी। यहाँ पे बीपी कैसे कम होता है, रेनिन का प्रोडक्शन कम होता है जिस कारण से, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे तो ये कैसे बीपी कम करता है, रेनिन की प्रोडक्शन से। यहाँ पे जो है अल्फा 1 को भी काम करता है। अल्फा 1 पे क्या काम होगा, वेसल्स डायलेट होगी, रिलैक्स होगी, वेसल्स रिलैक्स होगी तो बीपी ऑटोमेटिकली, कोई पाइप है अगर वो रिलैक्स करेगा तो उसके जो ब्लड अंदर से जो ब्लड जा रहा है वो बिल्कुल धीरे धीरे जाएगा, तो बीपी नॉर्मली डाउन होने लग जाएगा। तो जिन लोगों की हार्ट रेट बढ़ी हुई रहती है, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब उनको कौन सी ड्रग्स देते हैं, कार्बिटोलॉल या लेविटोलॉल। तो इसको किससे याद करना है, आपको Cl से याद करना है। किससे याद करोगे आप, Cl। इससे आपको इजी तरीके से याद रहेगा, ठीक है, कि भाई कौन सी ड्रग जो है वो एडिशनल प्रॉपर्टी रखती है, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रखती है, कौन सी, अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। मतलब ये है तो बीटा ब्लॉकर्स, पर ये अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी रखती है। आई बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं बीटा 1 ब्लॉकर एंड बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 1 ब्लॉकर मतलब कि जो बीटा 1 को तो क्या करे, ब्लॉक करे, मतलब हार्ट का, ठीक है, हार्ट का फंक्शन जो है उसको सही करे, हार्ट रेट को कम करे, उसके साथ में बीपी को कम करे, पर
बीटा टू एगोनिस्ट, बीटा टू एगोनिस्ट मतलब बीटा टू को एगोनिस्ट मतलब उसके फेवर में काम करे। फेवर का मतलब है कि जो आपके भाई आपको पता है बीटा टू में क्या होता है, आपके ब्रोंक्यूल्स जो है मेनली क्या होता है, ब्रोंक्यूल जो है वो क्या हो जाते हैं, डायलेट होते हैं। क्या होते हैं, डायलेट होते हैं। तो एक ड्रग तो ऐसी है जो जैसे कार्डियोसेलेक्टिव की बात करूं, एक ड्रग तो ऐसी जो इस पे काम करेगी तो हार्ट रेट को तो कम कर देगी, पर लंग्स को क्या करा देगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगी। कौन सी, प्रोपेनोलोल। पर यहाँ पे जो है इसकी प्रॉपर्टी खास बात क्या है कि ये हार्ट रेट को तो क्या कर देगी, कम कर देगी, पर बीटा टू पे क्या काम करेगी, ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करा देगी। मतलब ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। अब ब्रोंक्यूल्स के डायलेट होने की वजह से क्या होगा भाई, जिन पेशेंट के जैसे कि अस्थमा वगैरह है तो अपन उसको क्या प्रीफर कर सकते हैं, अपनी सेलिप्रोलोल कर सकते हैं प्रीफर। क्यों कर सकते हैं भाई, अपन को पता है कि भाई पेशेंट के जो है, किसी पेशेंट के अस्थमा है, ठीक है, आप उसको कार्डियोसेलेक्टिव आराम से दे सकते हैं। ये देंगे, क्यों देंगे, ताकि अगर उसके अस्थमा है और हार्ट रेट अगर बढ़ी हुई तो अपन उसको कार्डियोसेलेक्टिव देंगे, क्योंकि अपन को क्या करनी है, हार्ट रेट को कम करनी है। हार्ट रेट को कम करने के लिए अपन कौन से देंगे, कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स देंगे। फर्स्ट चीज आपको समझ में। पर आपको लगता है कि यार उसके लंग अस्थमा है तो अस्थमा में अपन को क्या करना है, उसको ब्रोंक्यूल्स को डायलेट भी कराना है, तो दो काम करवाने अपन को उससे। तो दो काम करवाने के लिए अपन कौन से देंगे, उसको देंगे अपन सेलिप्रोलोल। तो ये क्या करेगी, हार्ट रेट को भी कम कर देगी, और दूसरा बीटा टू एगोनिस्ट मतलब ब्रोंक्यूल्स को भी क्या कर देगी, डायलेट कर देगी। ठीक है, एगोनिस्ट का मतलब तो उसके फेवर में काम करना, रिसेप्टर के फेवर में काम करना, और एंटागोनिस्ट का मतलब उसको ब्लॉक करना, ठीक है, उसके अगेंस्ट में काम करना। तो एगोनिस्ट में क्या हो रहा है, मतलब बीटा वन को तो क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है, हार्ट रेट को तो कम कर रही है, साथ में लंग्स जो है ब्रोंक्यूल्स है उनको डायलेट कर रही है, जिससे एयर इजीली पास हो जाएगी। अस्थमा वाले पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ब्रोंक्यूल्स अगर डायलेट हो जाएंगे तो एयर जो है इजीली पास होने लग जाएगी, पेशेंट को सांस में दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन उसको कौन सी प्रीफर करेंगे, सेलिप्रोलोल। तो यही आपको क्लासिफिकेशन समझना है, इससे आप ये इजीली याद करके लिख सकते हैं, इजी तरीके से समझा सकते हैं भाई पेशेंट की क्या दिक्कत है, क्या नहीं, कौन से किस पेशेंट को कौन से ड्रग प्रेफर करनी होती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा भाई, नॉन सेलेक्टिव जो है वो आपके बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री पे काम करती है। कार्डियो सेलेक्टिव जो होती है वो आपके किस पे काम करती है, सिर्फ हार्ट पे काम करती है, बीटा वन पे काम करती है। पार्शियल एगोनिस्ट मतलब जो है वो आपके इफेक्ट ज्यादा भी शो नहीं करती और कम भी शो नहीं करती, मतलब उसके फेवर में अगेंस्ट में दोनों में इक्वली काम करती है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। तो उसको याद करना है तो PPOB AB आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप जैसे आपको इजी लगे इनको चेंज वगैरह करके तो आप लिख सकते हैं। उसके अलावा विद एडिशनल प्रॉपर्टी की बात करें तो कौन सा है, C और L। CL मतलब कार्बेडोलोल और लेबेटोलोल, ये क्या करती है, अल्फा बीटा पे भी काम करती है और अल्फा वन पे भी काम करती है। और यहाँ पे बीटा वन बीटा टू एगोनिस्ट की बात करें तो सेलिप्रोलोल। इसमें क्या होता है, बीटा वन तो क्या होता है, बीटा वन को तो क्या करेगी, ब्लॉक करेगी, और बीटा टू को क्या करेगी, उसके फेवर में काम करेगी, जिससे लंग्स जो है वो डायलेट होने लग जाएंगे। तो कहने का मतलब आपके टोटल जो है ये 5 टाइप का क्लासिफिकेशन आपको बीटा ब्लॉकर्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो रेफरेंस लिया गया है ये पी पद्मजा उदय कुमार बुक से लिया गया है, तो उसका ये कंटेंट है। बात करते हैं आगे इसका फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। भाई क्लासिफिकेशन के बाद अपन क्या लिखते हैं, उसका फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। तो अपन को सबसे पहले फार्मेकोलॉजिकल एक्शन में अपन पढ़ेंगे कार्डियो सेलेक्टिव के बारे में। ठीक है, जो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है, जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है, इनके क्लासिफिकेशन, इनके फार्मेकोलॉजिकल एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अपन नॉन सेलेक्टिव के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे, कार्डियो सेलेक्टिव के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे मैं इसका क्या क्या फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है वो चीज अपन को इसमें कवर करनी है। तो देखिए क्या क्या इसका फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है वो देखिए आप। अब और बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स का क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, ठीक है, ये कैसे इनका एक्शन शो करती है, क्या क्या एक्शन इनका करती है, तो वो अपन इस बारे में मतलब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन कार्डियो सेलेक्टिव के बारे में। सबसे पहले अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं किसका, कार्डियो सेलेक्टिव का। देन अपन नॉन सेलेक्टिव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कार्डियो सेलेक्टिव के बारे में बात करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मेन अपन कार्डियो की बात करें इसलिए। तो अपन बात करते हैं कार्डियो सेलेक्टिव पे, तो इनका क्या क्या एक्शन होता है वो चीज आपको समझनी है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन कार्डियो सेलेक्टिव की, तो इनके एक्शन की। तो ये कार्डियो सेलेक्टिव की बात हो रही है, इसका मतलब बीटा वन पे काम करते हैं, बीटा वन पे काम करते हैं। बीटा वन पे भी किसमें, आपके हार्ट पे और किडनी पे, हार्ट पे और किडनी पे क्या करते हैं, हार्ट पे और किडनी पे काम करते हैं। अब किस प्रकार से काम करते हैं वो आपको समझना है। देखिए सबसे पहला काम होता है कि जो कार्डियो सेलेक्टिव है वो क्या करती है, टारगेट ओनली बीटा वन रिसेप्टर्स। किस पे टारगेट करते हैं, बीटा वन रिसेप्टर्स पे ही काम करते हैं। मतलब ये किस पे काम करती है, सिर्फ बीटा वन पे काम करती है। और बीटा वन कहाँ पाया जाता है, आपके हार्ट पे और किडनी पे। ठीक है, अब आपको पता है कि बीटा वन जो है, बीटा वन जो है आपके क्या कराता है, बीटा वन जो है वो क्या कराता है, आपके हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। क्या कराता है, बढ़ाने का काम कराता है बीटा वन रिसेप्टर। पर जैसे अपन बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो आपकी यहाँ पे हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहला काम क्या होता है, हार्ट रेट को कम करने का काम होता है किसका, आपकी सेलेक्टिव या कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स का। मतलब कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स क्या करती है, आपके हार्ट रेट को कम करती है। सबसे पहला काम क्या होता है इसका, हार्ट रेट को कम करना। दूसरा काम क्या होता है इसका दूसरा काम है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करना। किसको कम करना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करना।
किसको कम करना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करना। मतलब देखिए हार्ट रेट, अगर हार्ट जो है जल्दी जल्दी बीट करा, तेज बीट करा, तो उसको तेज बीट करा तो उसको कम कराना है, उसकी हार्ट रेट को कम करना है, मतलब उसको धीरे बीट कराना है, तो अपन क्या देंगे उसको बीटा ब्लॉकर्स। कौन सी देंगे, कार्डियो सेलेक्टिव। तो ये करेगी आपके हार्ट रेट को कम कर देगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्या करेगी, हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम करेगी। देखो पूरा फोर्स लग रहा है, पूरे फोर्स से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और एक मैं बोलूं धीरे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो पूरे फोर्स से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होने देगी। उससे क्या होगा, देखिए जितना ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्शन होता है, जितना ज्यादा फोर्स लगता है, उतनी ज्यादा उसको एनर्जी चाहिए। अब अगर मान के चलिए कोई पेशेंट है जिसका हार्ट अगर जो है वो हार्ट के अंदर कोई डिजीज है, जैसे कि मान के चलिए उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही, हार्ट है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही, उसकी इस्कीमिया वाली कंडीशन है, ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह हो रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर उसके हार्ट पे पहले से डैमेज है और उसमें मैं और ज्यादा फोर्स लगवा लूँ, उससे मैं और ज्यादा काम करवाऊँ, तो उसमें क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है। तो उस कंडीशन में अपन को क्या करवाना होता है, बीटा ब्लॉकर्स देंगे। तो वो क्या करेगी, एक तो हार्ट रेट कम करेगी, हार्ट रेट कम हुई तो हार्ट रेट की कम होने की वजह से क्या होगा, आपका वर्कलोड कम होगा। क्या होगा, वर्कलोड कम होगा। भाई ऐसे समझिए, भाई कोई आप हो, आप बीमार हो, ठीक है, अभी आप नॉर्मल हो, ठीक है, अब आप अगर बीमार हो गए तो बीमार होते टाइम पे आपसे वर्कलोड, आपसे काम कम करवाएंगे। क्यों, जैसे हार्ट के अंदर कोई डिजीज हो गई, तो डिजीज वाली कंडीशन के अंदर उस पर वर्कलोड अपन को कम करना। वर्कलोड कम कैसे कर सकते हैं हार्ट पे, एक तो पहले है उसका हार्ट रेट को कम करना, ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, हार्ट रेट को कम कर दिया। दूसरा उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम करना, भाई उसको जितना, भाई एक तो नॉर्मल काम करवाना, एक तो पूरा फोर्स से कॉन्ट्रैक्शन करना, तो प्रॉपर्ली फोर्स से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, जिससे हार्ट को जितना कम फोर्स लगेगा उतना कम इनको ऑक्सीजन चाहिए। जो हार्ट की मसल्स है जितना धीरे कॉन्ट्रैक्शन करेगी, जितना स्लो कॉन्ट्रैक्शन करेगी, उतना उनको कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जितना ऑक्सीजन कम मिलेगा उतने से ही काम चल जाएगा। भाई एग्जांपल लीजिए, किसी की इस्कीमिया है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पा रही मायोकार्डियम को प्रॉपर्ली, ठीक है, तो अब अगर उस टाइम पे हार्ट पे ज्यादा वर्कलोड डाले अपन, तो हार्ट बिल्कुल फेल हो सकता है। तो अपन उस सिचुएशन में क्या करना होता है, हार्ट पे वर्कलोड कम डालना होता है, ठीक है, उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम करना होता है, जिससे ऑक्सीजन जो जितनी मिल रही है उतने में ही काम हो जाए। एक बेसिक एग्जांपल की तरह समझिए, भाई कोई इंसान है, उसको आपको काम करवाना है कुछ, ठीक है, अभी नॉर्मल है, तो वो आपने उसको काम दिया है कि भाई आपको 1 फ्लोर से लेकर 10 फ्लोर तक जाना है, ठीक है, तो वो नॉर्मली आपको काम करके दे देगा। अगर उसको आपको एग्जाम्पल कर लीजिए, आप 1000 रुपये उसको देते हो, तो 1000 रुपये में आपके 1 फ्लोर से 10 फ्लोर तक का सारा काम कर देगा। पर अगर आपने जो है सप्लाई, जो आप 1000 रुपये दे रहे हैं, वो क्या होगी इसकी सप्लाई, तो अगर सप्लाई कम कर दी, जैसे मान के चलिए आपने 500 ही कर दी, तो अब वो 1 फ्लोर से 10 फ्लोर तक नहीं जाएगा। क्यों, कि उसकी क्या कर दी आपने, सप्लाई कम कर दी, और उस पर वर्कलोड जो है वो तो उतना ही है, और आपने क्या कर दी, सप्लाई कम कर दी। अब सप्लाई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसकी जो वर्कलोड है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो आपको क्या करना है, आपको वर्कलोड को कम करना है। तो वर्कलोड को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन हार्ट रेट को कम करेंगे। तो मतलब अगर आप 10 फ्लोर की 5 फ्लोर करेंगे, तो वो 500 में भी एग्री हो जाएगा। आपको समझ में, आपने सप्लाई कम करी, तो सप्लाई कम हो रही है, तो अपन क्या करें, उसकी वर्कलोड को कम करें। वर्कलोड कम कैसे कर सकते हैं, उसके 505 फ्लोर कर देंगे, 10 की जगह 5 फ्लोर कर देंगे, तो उसका वर्कलोड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी चीज, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैसे, भाई उसको आपको पता है कि उसकी मैंने सप्लाई 500 कर दी, तो अब उसको ज्यादा काम नहीं करवाना। ज्यादा काम अगर वो करेगा तो वो क्या हो सकता है, बिल्कुल फेल हो सकता है। भाई इतने में तो वो काम करेगा ही नहीं, तो उसको फेल हो सकता है, वो भाई वो बिल्कुल बंद कर सकता है। तो इससे बेटर है कि अपन क्या करें, उसको वर्कलोड कम करें, उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसके काम उससे कम कराए। मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन, जैसे मान के चलिए प्रॉपर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो जितना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होता है उतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है हार्ट को, ठीक है, और हार्ट पहले से डैमेज है, तो अगर उस कंडीशन में उस पर और ज्यादा वर्कलोड आप डालेंगे, तो जिससे क्या हो सकता है, वो बिल्कुल फेल हो सकता है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करना होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा कम कर दो। अब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ, तो जिससे आपके क्या होगा, हार्ट रेट जो है वो कम होने लग जाएगी, ठीक है, हार्ट रेट कम होगी, और दूसरा उस पर वर्कलोड कम होने लग जाएगा, और पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। तो 2 काम होते हैं, हार्ट रेट कम करना और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम करना। तीसरी चीज क्या होती है, देखिए तीसरी चीज क्या कराता है, ये आपके कंडक्शन को स्लो कर देता है। किसको कर देता है, कंडक्शन को स्लो कर देता है। कंडक्शन स्लो हुआ, भाई आपकी जो इंपल्स एसी नोड से नीचे तक जा रही है एवी नोड के थ्रू, तो एवी नोड पे काम करता है और एवी नोड की कंडक्शन को थोड़ा डिले कर देता है, लेट कर देता है, जिससे आपकी हार्ट जो ऊपर से जो इंपल्स आती है नीचे थोड़ा स्लो पहुंचती है। अब देखिए इसमें काम कैसे होता है, देखिए आपका हार्ट है, एग्जांपल के तौर पे समझिए, भाई आपका हार्ट है, ठीक है, एसी नोड से इंपल्स आ रही है या और कहीं से भी इंपल्स आ रही है, ठीक है, एट्रिया से बहुत सारी इंपल्स आ रही है, एग्जांपल लीजिए 250 बीट्स आ रही है या 200 बीट्स आ रही है। अब वो बीट्स अगर एवी नोड के पास जाएगी, तो एवी नोड नीचे कितनी भेजेगा, 200 भेजेगा, तो हार्ट वेंट्रिकल की रेट कितनी हो जाएगी, 200। तो वेंट्रिकल के रेट को अपन को क्या करना है, कम करना है। कम करने के लिए अपन क्या देंगे उसको, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करेगी, एक तो यहाँ से जो इंपल्स हो रही है इनको थोड़ा कम करेगी, दूसरी चीज एवी नोड पे काम करेगी, एवी नोड को क्या कर देगी, स्लो कर देगी।
एवी नोड जैसे ही स्लो हुआ तो यहां से अगर 200 आ रही तो नीचे एवी नोड कितनी भेजेगा, कम भेजेगा, जैसे कि मान के चलिए 70 भेज रहा है तो वेंट्रिकल कितनी बार बीट करेगा, 70 बार बीट करेगा। तो अपनी हार्ट रेट ही वेंट्रिकल की रेट होती है, वेंट्रिकल कितनी बार बीट करता है वही हार्ट रेट होती है, ठीक है। तो आपकी हार्ट रेट कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपन को करना होता है किसके अंदर, बीटा ब्लॉकर, मतलब बीटा ब्लॉकर ये वाला एक्शन करती है, आपके जो कंडक्शन है उसको क्या कर देती है, स्लो कर देती है। तो यहाँ पे आपको समझना है भाई ये क्या करती है, ओनली बीटा 1 रिसेप्टर्स पे काम करती है। दूसरी चीज अफेक्ट कार्डिक नोडल टिश्यूज दैट अफेक्टिंग कंडक्शन, भाई ये क्या करती है, आपके जो कार्डिक नोडल टिश्यूज है, जो ऐसे नोड हो गया चाहे एवी नोड हो गया, तो ये क्या करते हैं, इंपल्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को फ्लो कराते हैं, तो उन पे अफेक्ट करती है, जिससे क्या होता है, हेल्प इन कंट्रोलिंग डिसअरिथमिया, जिसकी वजह से क्या हेल्प होती है, ये अपन जो अरिथमिया हो रहा है, डिसअरिथमिया मतलब अरिथमिया जो है वो क्या हो जाता है, कंट्रोल हो सकता है, लाइक जैसे टैकीकार्डिया, जो टैकीकार्डिया वगैरह है वो सब क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। भाई ये क्या करती है, आपके कार्डिक नोडल टिश्यूज है, मतलब ऐसे नोड हो गया, एवी नोड हो गया, तो ये क्या है, कार्डिक नोडल टिश्यूज, नोड से वह है, तो इन पे क्या करती है, काम करती है, जिससे क्या होता है, आपका कंडक्शन जो है वो क्या हो जाता है, अफेक्ट होता है। कंडक्शन अफेक्ट होने की वजह से आपकी हार्ट रेट जो है वो कंट्रोल में आ जाती है, टैकीकार्डिया जो है वो कंट्रोल में आ जाता है, अरिथमिया है जो वो कंट्रोल में आ जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो दे डिक्रीज हार्ट रेट को क्या करती है, कम करती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हार्ट रेट को कम करती है, कैसे कम करती है, स्लो कंडक्शन के थ्रू, जो इंपल्सेस है उनको नीचे धीरे पहुंचाएगी, जिससे हार्ट रेट स्लो होने लग जाएगी। दूसरी चीज डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्या करती है, जैसे मैंने बताया ये क्या करती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करती है, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। आइनोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट ये शो करती है। विच डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, अगर हार्ट जो है अगर उस पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो उसको ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है, ऑक्सीजन जो यूज हो रही है मायोकार्डियम के द्वारा वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्जांपल लीजिए, ये हार्ट है, ठीक है, और हार्ट जो है नॉर्मली 1 मिनट के अंदर वो 200 बार बीट कर रहा है, ठीक है, और एक हार्ट है जो वो 70 बार बीट कर रहा है, तो 70 बार बीट करने वाले हार्ट को कम ऑक्सीजन चाहिए होगी और 200 बार बीट करने वाले को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। अब मान के चलो हार्ट में कोई दिक्कत होने की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे भाई, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही तो अपन क्या करेंगे, हार्ट रेट को कम करेंगे ताकि उसके ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो क्या कम हो जाए। भाई आप सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते तो आप डिमांड को तो कम कर सकते हो। आपके पास दो चीज है भाई, आपके पास दो सिचुएशन, जैसे मैंने बताया कोई इंसान है 1 से 10 फ्लोर तक काम करेगा और उसके 1000 रुपए बनते हैं, ठीक है। अगर आप सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, 1000 की जगह 2000 नहीं कर सकते, 3000 नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, आप सीधा ये जो इसको जो डिमांड है, इसकी डिमांड है कि भाई मेरे को आप ज्यादा पैसे दो, इस काम के ज्यादा पैसे दो, तो उसकी डिमांड को क्या करे, कम करे। कम कैसे करे, उसके काम को ही कम कर दो, काम कम कर दोगे, उसका आधा काम कर दोगे तो वो जितना मिलता है उतने में सफिशिएंट हो जाएगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे लीजिए भाई, उसको ऑक्सीजन जो है प्रॉपर इस टाइम पे नॉर्मल चाहिए, 1 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, 1 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। अब अगर वो 200 बार बीट करेगा तो उसको 2 लीटर चाहिए। एग्जांपल पे उसको कितनी चाहिए, 2 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको, तो उसको 2 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब 2 लीटर अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए या 2 लीटर उसको ब्लड चाहिए एग्जांपल पे, तो आपको पता है कि आप 2 लीटर के बजाय आप सिर्फ उसको कितना दे सकते हो, 1 लीटर दे सकते हो। तो 1 लीटर दे सकते हो, तो 1 लीटर के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, 1 लीटर में तो 200 बार बीट करने से रहा, अगर वो 200 बार बीट करेगा भाई, एक रोटी के अंदर वो 200 बार काम करेगा तो इसका मतलब वो तो फेल हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या है, आप इसको जो है सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते तो आप इसकी डिमांड को कम कर दो। भाई 200 बार बीट करेगा तो बस सीधी सी बात है, कोई वर्कर है अगर उसको आप ज्यादा काम कराओगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, भाई मुझे तो ज्यादा चाहिए, तो उसकी डिमांड को कम कैसे करें, उसका काम ही कम कर दो। तो अगर ये 200 की जगह मैं उसको 100 बार ही बीट कराऊं या 70-80 बार बीट कराऊं, तो 80 बार बीट करेगा अगर हार्ट, तो उसकी जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है भाई, उसकी जो भाई मेरे को जितना मिल रहा है उतने में सफिशिएंट है, तो उसको जो 1 लीटर मिलेगा उसमें ही काम हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते तो आप उसकी डिमांड को कम कर दो, यही तरीका होता है आपके हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम करने का। तो इसमें सेम चीज हो रही है भाई, आपके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है जिससे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करेंगे तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, जिसको बोलते हैं नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। तो इसके कम होने की वजह से क्या होगा, आपका डिक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑक्सीजन की कंजप्शन क्या होगी, कम होगी, किसकी, मायोकार्डियम की। मायोकार्डियम जो है वो ऑक्सीजन कंजप्ट कम करेगी तो उसमें ही काम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज के कारण आपके हार्ट को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती, और अगर इस टाइम पे आप हार्ट पे वर्कलोड बढ़ा देंगे तो उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, अगर उस टाइम पे उसको नहीं मिलेगी तो वो फेल हो सकता है, अटैक वगैरह आ सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं आप, उस सिचुएशन में आप क्या करें कि ये जो
सप्लाई अगर नहीं बढ़ा सकते तो उसका जो वर्कलोड है वो कम कर दीजिए, इस पे जो वर्कलोड डला हुआ है वो आप कम कर दीजिए, जिससे क्या हो सकता है आपके जो है हार्ट पे कोई डैमेज नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूस कार्डिक आउटपुट। अब इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कम होगा और कार्डिक आउटपुट की वजह से वर्कलोड भी कम होगा। कैसे भाई, आपको पता है अगर ये हार्ट है, हार्ट को आप जितनी ज्यादा बार बीट कराओगे, ठीक है, तो एक बीट के अंदर मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर वो कितना ब्लड इजेक्ट कर रहा है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन किया, उस एक कॉन्ट्रैक्शन के में आपके वेंट्रिकल्स जो है कितना ब्लड इजेक्ट कर रहे हैं, जो वेंट्रिकल्स कितना ब्लड बाहर निकाल रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बीट के अंदर। और एक मिनट के अंदर कितना निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं अपन कार्डिक आउटपुट। क्या बोलते हैं? कार्डिक आउटपुट। मतलब एक मिनट के अंदर कितना निकलेगा उसको अपन बोलेंगे कार्डिक आउटपुट। तो देखिए आपको इजी तरीके से मैं समझाता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। भाई आपको पता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? एक बीट के अंदर कितना हार्ट इजेक्ट कर रहा है ब्लड को, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि एक बीट के अंदर, एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कितना ब्लड जा रहा है उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। वो कितना होता है आपका? नॉर्मली 70 ml। कितना होता है? 70 ml, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है कि एक मिनट में कितना बीट कर रहा है उसको अपन बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। क्या बोलते हैं? कार्डिक आउटपुट। वो कितना होता है? 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। अब यहां पे आपको चीज समझनी है, देखो कार्डिक आउटपुट कैसे निकालते हैं? कार्डिक आउटपुट निकालने के लिए तरीका होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो आपको पता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम तो कितना, भाई कॉन्ट्रैक्शन तो फिक्स है, भाई ये कॉन्ट्रैक्शन में 70 ml निकलेगा तो 70 ml ही है। अगर आपको कार्डिक आउटपुट को कम करना है, ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? हार्ट रेट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अगर हार्ट रेट कम हुई तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। भाई एग्जांपल के तौर पे लीजिए, अगर यहाँ पे अगर हार्ट जो है स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml, मतलब एक बीट के अंदर कितना ब्लड निकाल रहा है? 70 ml। और हार्ट रेट अगर उस पेशेंट की मान के चलिए 70 है, कितनी है, या 100 है, कितनी है? 100 है, एग्जांपल के लिए 100 है, तो उसकी जो कार्डिक आउटपुट है वो कितना होगा? 7000। होना कितना चाहिए था? 5 से 6 लीटर। उस पर वर्कलोड बढ़ा हुआ है, मतलब हार्ट ज्यादा बार बीट कर रहा है, उस पर वर्कलोड है, कार्डिक आउटपुट ज्यादा है, इसका मतलब उसके हार्ट पे वर्कलोड है। तो यहाँ पे आपको पता है भाई कार्डिक आउटपुट ज्यादा है, तो कार्डिक आउटपुट कैसे बनता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब कार्डिक आउटपुट को आपको क्या करना है? कम करना है। भाई एक मिनट में हार्ट से कम ब्लड निकले ताकि उस पर वर्कलोड कम हो। भाई जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा ब्लड निकलेगा, तो कम काम कराना है अपन को। कम काम क्यों कराना? ताकि इस पर वर्कलोड कम हो। तो इसलिए अपन क्या करेंगे? कार्डिक आउटपुट को कम करने के लिए, भाई आपको पता है स्ट्रोक वॉल्यूम को तो कम कर नहीं सकते, तो अपन क्या कम कर सकते हैं? हार्ट रेट को कम कर सकते हैं। हार्ट रेट को कम कैसे करेंगे? हार्ट रेट को 100 की जगह अगर अपन 70 कर देंगे तो आपका कार्डिक आउटपुट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपका कार्डिक आउटपुट कितना आ जाएगा? 490 आ जाएगा, मतलब नॉर्मल कार्डिक आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। और ज्यादा आपको कम कराना है तो और ज्यादा कार्डिक आउटपुट कम आने लग जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरीके से, तो अपन को ओवरऑल क्या करना है? हार्ट रेट को कम करना है, जिससे हार्ट पे कार्डिक आउटपुट कम होगा। कार्डिक आउटपुट कम होगा तो वर्कलोड कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? रिड्यूस कार्डिक आउटपुट विच रिड्यूस वर्कलोड ऑन द हार्ट, ठीक है। कार्डिक आउटपुट कम करेंगे ताकि आपका वर्कलोड कम हो रहा। कार्डिक आउटपुट कैसे कम करेंगे? आपकी हार्ट रेट को कम करके। नेक्स्ट वन की बात करें, रिड्यूस बीपी। ये किसको कम करते हैं? बीपी को भी कम करते हैं। अब बीपी को कम कैसे करते हैं? बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, तो बीपी को ये अलग मैकेनिज्म से कम करते हैं। वो मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए भाई आपको पता है कि रेनिन नाम का आपने सुना होगा। रेनिन जो है, ठीक, रेनिन जो हार्मोन होता है, तो वो क्या होता है? जैसे ही आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, क्या न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो जैसे ही आपकी किडनी पे सिग्नल्स भेजते हैं, ठीक है, तो किडनी से क्या रिलीज होता है? रेनिन। क्या होता है? रेनिन रिलीज होता है। रेनिन जैसे रिलीज होता है तो रेनिन क्या करता है? आपके एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? एंजियोटेंसिन सेकंड में। किस में कन्वर्ट होता है? एंजियोटेंसिन सेकंड में। कौन करता है? उसको कन्वर्ट करते हैं एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन करती है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो मतलब जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स आए, उन्होंने क्या किया? रेनिन को रिलीज किया। रेनिन रिलीज हुआ तो एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में कन्वर्ट होगा? एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो क्या काम करेगा? वो आपकी एक तो एल्डोस्टेरोन को बढ़ा देगा। किसको बढ़ा देगा? एल्डोस्टेरोन को बढ़ा देगा। किसको बढ़ा देगा? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो क्या करता है? आपकी सोडियम और वाटर को रिटेंशन कराता है। सोडियम प्लस
वाटर को क्या कराता है, रिटेंशन कराता है, एब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। सोडियम वाटर अगर रिटेंशन होगा तो देखिए ऐसा समझिए कि जितना ज्यादा सोडियम और वाटर अगर यूरिन में से निकाला जाएगा भाई, किडनी जितना ज्यादा इनको एब्जॉर्ब कर लेगी तो ब्लड के अंदर इसका क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और इससे क्या हो रहा है, आपका क्या बढ़ रहा है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, ब्लड का वॉल्यूम। और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सीधी चीज होती है, एक तो एंजियोटेंसिन, सेकंड जो एल्डोस्टेरोन को बढ़ा देता है। दूसरी चीज क्या करता है, ये दूसरी चीज क्या कराता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कराता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, वेसल्स को सिकुड़ा देता है। और वेसल जैसे सिकुड़ेगी तो आपका बीपी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। भाई ये मैकेनिज्म है। न्यूरोट्रांसमीटर से सिग्नल आया किडनी के पास, किडनी ने क्या रिलीज किया, रेनिन। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वो अपने ब्लड के अंदर रहता है, तो वो उसको, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसको एक्टिव फॉर्म में कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कौन, एसीई जो होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो किस में कन्वर्ट कर देती है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो दो काम करेगा, एक तो एल्डोस्टेरोन को बढ़ा देगा और दूसरा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा। भाई वेसल्स को वैसे सिकुड़ा देगा, वेसल सिकुड़ेगी तो बीपी ऑटोमेटिकली बढ़ गया। दूसरी चीज एल्डोस्टेरोन को बढ़ा देगा, एल्डोस्टेरोन ज्यादा से ज्यादा रिलीज कराएगा। एल्डोस्टेरोन ज्यादा रिलीज होगा तो हमें सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा। सोडियम वाटर रिटेंशन का मतलब जैसे कोई ये आपकी यूरिन की जो किडनी की कोई आर्टरी है या वेसल्स है, ठीक है, और यहाँ पे आपका यहां से जो है ब्लड जा रहा है, ठीक है, और यहां से वेस्ट निकल रहा है, एग्जांपल के तौर पे लीजिए। तो यहां से जैसे ब्लड जा रहा है तो ब्लड के अंदर सोडियम भी है, वाटर भी है, तो ये ज्यादा से ज्यादा किसके अंदर आ जाएगा, वापस किसके अंदर आ जाएगा, आपके ब्लड के अंदर वापस। मतलब यहाँ से एब्जॉर्ब, यहाँ से वेस्ट के अंदर नहीं जाएगा, ये वापस एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर मिल जाएगा। अब जितना ज्यादा सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब होगा, भाई ऐसा समझिए कोई फिल्टर वाली मशीन है, उस फिल्टर वाली मशीन के अंदर से वेस्ट सब कुछ जा रहा है, ठीक है, सोडियम भी जा रहा है, वाटर भी जा रहा है, पोटेशियम भी जा रहा है, सब चीज जा रही है। उसमें से क्या निकल रहा है, उसमें से मैंने सिर्फ सोडियम और वाटर को निकाल लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो सोडियम और वाटर जैसे ब्लड के अंदर आए तो ब्लड की मात्रा ज्यादा हो गई। भाई जैसे मान के चलिए 5 लीटर ब्लड था, अगर मैंने आधा लीटर और ले लिया तो ब्लड की मात्रा ज्यादा हो गई, ब्लड की मात्रा, ब्लड के बॉडी के अंदर ब्लड की मात्रा ज्यादा हुई, ब्लड की मात्रा ज्यादा हुई, जितना ज्यादा ब्लड उतना ज्यादा कार्डिक आउटपुट, और जितना ज्यादा कार्डिक आउटपुट उतनी हार्ट रेट ज्यादा, मतलब उतनी ज्यादा बीपी, ब्लड प्रेशर ज्यादा। तो यहाँ पे ओवरऑल सोडियम वाटर बढ़ता है, सोडियम वाटर बढ़ने की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ेगा। तो ये मैकेनिज्म है। तो ये क्या कराता है, आपके बीटा जो ब्लॉकर्स है, सेलेक्टिव कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, आपके रेनिन की रिलीज को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब अगर रेनिन कम रिलीज होगा यहाँ से, तो रेनिन कम निकला तो एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा, तो ओवरऑल बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई ये प्रोसेस हो रही थी कब, जब रेनिन रिलीज हो रहा था, रेनिन ज्यादा था। अब रेनिन ही रिलीज नहीं होगा तो ये सारा प्रोसीजर ही नहीं होगा, कहने का मतलब ओवरऑल आपका बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बीटा जो कार्डियो सेलेक्टिव जो होते हैं बीटा ब्लॉकर्स, ये क्या करते हैं, आपके बीपी को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं, रेनिन को रिलीज कम करवा के। तो क्या करते हैं, रिड्यूस बीपी बाय इनहिबिटिंग रेनिन प्रोडक्शन, रेनिन के प्रोडक्शन को बंद करके, इनहिबिट करके ये क्या कराते हैं, बीपी को कम कराने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आए। नेक्स्ट बात करते हैं इंप्रूव कार्डिक टॉलरेंस इन एंजाइना पेशेंट। जो हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं जिनके एंजाइना, जैसे चेस्ट पेन वगैरह हो रखा है, तो उनमें क्या कराते हैं, कार्डिक एक्सरसाइज टॉलरेंस। एक्सरसाइज टॉलरेंस का मतलब उनमें एक्सरसाइज करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। भाई एक्सरसाइज करने की क्षमता को कैसे, भाई कोई पेशेंट है उसके हार्ट के अंदर दिक्कत है, भाई उसके चेस्ट पेन वगैरह होता है, तो चेस्ट पेन वाले पेशेंट पे क्या वर्कलोड पहले से, हार्ट के अंदर ब्लॉक है तभी तो दर्द है। भाई हार्ट के अंदर कोई दिक्कत है, कोई ब्लॉक हो रखा है तभी उसकी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर उसके प्रॉब्लम है चेस्ट की और उस कंडीशन में आप उसको एक्सरसाइज कराओ तो उसका हार्ट बिल्कुल बंद हो सकता है। तो अपन उस पर क्या करेंगे, अगर वर्कलोड कम कर देंगे, उसका हार्ट बीपी की दिक्कत है तो अपन क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं जिससे बीपी कम हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी, हार्ट पे वर्कलोड कम कर देंगे, तो हार्ट पे वर्कलोड वगैरह कम कर देंगे तो उसको एक्सरसाइज करने की जो क्षमता है वो नॉर्मली बढ़ जाएगी। भाई ऐसा समझिए कोई पेशेंट है उसके हार्ट रेट बढ़ी हुई, बीपी बढ़ा हुआ है, तो उसको आप एक्सरसाइज तो करा ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। एंजाइना वाला पेशेंट है उसकी हार्ट रेट बढ़ी हुई और बीपी बढ़ा हुआ है, तो आप उसको एक्सरसाइज कराएंगे तो वैसे हार्ट रेट बहुत डबल हो जाएगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, हार्ट रेट और बीपी को नॉर्मली कम करके बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो ये दोनों नॉर्मल हो गई, और अब उसको एक्सरसाइज करेंगे तो जो हार्ट रेट और बीपी जो बढ़ेंगे वो नॉर्मल ही बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये आपके एंजाइना में भी काम करते हैं जिससे आपका एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ जाता है। कहने का मतलब आपके वर्कलोड वगैरह को सबको कम करते हैं, जिससे डिमांड कम करते हैं, जिससे आपके हार्ट के अंदर चेस्ट पेन वगैरह में भी रिलीफ मिलता है। तो कहने का मतलब ये जो है कार्डियो सेलेक्टिव, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं, ये बीटा 1 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। दूसरी चीज, ये कार्डिक नोडल टिश्यूज पे काम करते हैं जिससे कंडक्शन अफेक्ट होता है और आपकी डिसरिथमिया के अंदर हेल्प होती है, कंट्रोल होता है, टैकीकार्डिया कंट्रोल होता है। तीसरी चीज, डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को कम करते हैं। कैसे करते हैं, कंडक्शन को स्लो करके दे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को कम करते हैं, जिससे उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, जिससे क्या होता है आपका O2 कंजम्पशन कम होता है मायोकार्डियम के द्वारा। तीसरी चीज, रिड्यूस कार्डिक आउटपुट,
कार्डिक आउटपुट को कम करते हैं। कैसे करते हैं? उससे वर्कलोड कम होता है, वर्कलोड कम होते हैं जिससे क्या होता है, हार्ट पे रिलीफ मिलता है पेशेंट को। उसके अलावा रिड्यूस बीपी, बीपी को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? रेनिन को इनहिबिट करके, कम से कम रेनिन प्रोडक्शन कम कराएंगे तो जिससे बीपी भी कम हो जाएगा। उसके अलावा इंप्रूव एक्सरसाइज टॉलरेंस, एक्सरसाइज करने की जो क्षमता है उसको इंप्रूव कर देते हैं। किसके अंदर? एंजाइना वाले जो पेशेंट होते हैं, चेस्ट पेन वाले जो पेशेंट होते हैं, उनके अंदर इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें किसकी होती है? आपके किसके एक्शन है? सेलेक्टिव कार्डियो जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उनके। नॉर्मली अगर बात करें तो भाई आपको अगर इतने नहीं लिख सकते, आप नॉर्मली लिख सकते हो कि भाई ये हार्ट रेट को कम करते हैं, बीपी को कम करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको बता दिया, बीपी को कम करते हैं। उसके अलावा ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं, कार्डिक आउटपुट को कम कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आप इजीली लिख सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल आंसर भी बन सकता है। अगर आप ये पॉइंट भी लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप नॉर्मली सिर्फ सीधी लाइन लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगा। आप शॉर्ट में लिखना चाहो शॉर्ट में लिख सकते हो, तो लॉन्ग में लिखना चाहो लॉन्ग में लिख सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने तो प्रॉपर लाइन टू लाइन जो बुक का रेफरेंस लिया इसलिए उस तरीके से बनाया, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे आपको प्रॉपर ठीक लगे वैसा आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यही इनका एक्शन होता है। ये आपको समझ में आया? अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपन कार्डियो सेलेक्टिव के बारे, नॉन सेलेक्टिव के बारे में बात करते हैं।